दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ बात हो रही है किसान सर्वोदय योजना के बारे में और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट में ये बात कर रहा है कि 16 घंटे की पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपके बिहार के फार्मर्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है जी। तो रिसेंटली ये स्कीम लॉन्च हुई है, प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च की थी ये स्कीम। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आपकी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट। आपकी ये बिहार के लिए नहीं लॉन्च की गई थी, ये आपकी गुजरात के लिए लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम के तहत जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू प्रोवाइड डे टाइम पावर सप्लाई फॉर इरिगेशन। मतलब इसमें आपके सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको कंटिन्यूसली पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपकी फेज मैनर में ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी। पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे और इसका टारगेट इन्होंने रखा है कि पूरे गुजरात में इम्प्लीमेंट कर देंगे 2023 तक। ठीक है जी। तो देखते हैं किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है स्कीम का। तो इसमें आपकी ए ऑप्शन करेक्ट थी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात कर रहा है जो रिसेंटली ही जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 है, वो कुछ दिन पहले ही अमेंड किया गया सेंटर सरकार द्वारा। तो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में बात कर रहा है थ्रू दिस अमेंडमेंट इट प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स। सेकंड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स द्वारा लाई गई है अमेंडमेंट। थर्ड बात कर रहा है कि जो डीडीसी का टर्म है वो 5 इयर्स है। और फोर्थ में ये कह रहा है कि जो आपके मेंबर्स हैं डीडीसी के वो अपॉइंट किए जाएंगे सेंटर सरकार द्वारा। तो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं स्टेटमेंट 1 एंड 3। तो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की सेटिंग अप के लिए ही ये अमेंडमेंट लाई गई थी और इसमें ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स नहीं लाया था, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा लाई गई है। ये बिल्कुल सही है कि 5 इयर्स का टर्म होगा और जो मेंबर्स ऑफ डीडीसी हैं वो आपके सेंटर द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, बल्कि जो जनता है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, वहीं के लोग इन्हें इलेक्ट करेंगे। पहले आपके इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स होते थे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको ये रिप्लेस करेंगे। इनका मेन काम यही रहेगा कि वो डिस्ट्रिक्ट प्लान्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर करेंगे और अप्रूव करेंगे। इसमें जो आपकी काउंसिल है वो एक साल में एटलीस्ट 4 जनरल मीटिंग्स कंडक्ट करेगी, हर एक क्वार्टर में एक, जिसमें वो सारे प्लान्स आपस में डिस्कस किया करेंगे। जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इसका, उसमें रिजर्वेशन होगी एससी एसटीज एंड वीमेन कोटा के लिए। ये थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जो कि इस तरीके से स्टेटमेंट के तौर पे आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको थोड़ा इसको डिटेल में कवर करना जरूरी है। ठीक है जी। तो आप इसके बारे में डिटेल में जरूर पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं विद रेफरेंस टू द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपका एक कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट में प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर रहा है कि वो अपॉइंट किए जाएंगे आफ्टर द कंसल्टेशन विद द सीजीआई। थर्ड में टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात की जा रही है। चेयरपर्सन और जो मेंबर्स उनका 5 साल का टर्म है और वो दोबारा रीअपॉइंट किए जा सकते हैं फॉर एडिशनल 5 इयर्स। फोर्थ में कह रहा है कि इट हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स चारों ही करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। एनसीएलटी के बारे में बात करें तो ये तो आपका है ही है कि ये अपील सुनता है अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा सो हियर्स अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड बाय एनसीएलटीज अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ 2016। एलिजिबिलिटी की बात करें कि किस तरीके से और आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेयरपर्सन के लिए ये है या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या रिटायर्ड हो गए हों, या फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, या फिर वो रिटायर हो गए हों। इसमें फिर आपके एक जुडिशियल मेंबर भी आते हैं जो कि आपके या तो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के या फिर आपके जुडिशियल मेंबर होने चाहिए ट्रिब्यूनल के फॉर 5 इयर्स और मोर। इसमें आपका होमवर्क ये है कि जो इसमें एक टेक्निकल मेंबर भी होते हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। ठीक है जी। तो ये थोड़ी बहुत ऐसे जितने भी आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, इनकी आपको कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपका इनका टर्म कितना है, कौन इन्हें अपॉइंट करता है, ठीक है जी, फिर क्या इनका रोल है, फिर उसके अलावा से एक्ट के आधार पर इन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ही पता होनी चाहिए। साथ के साथ एलिजिबिलिटी तो है ही। तो आप बाकी ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी जरूर पढ़िए। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन कौन सी जजमेंट के पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं।
ठीक है जी। पहले कह रहा है आपका जो मिनरवा मिल केस है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है। सेकंड में एल चंद्र कुमार केस के बारे में कह रहा है कि वो राइट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर था। थर्ड बात कर रहा है कोयलो का जो केस है वो आपके 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। लास्ट में कह रहा है लिली थॉमस का केस है आपके रिलेटेड टू हिंदू मैरिज एक्ट। 2-3 जजमेंट्स के बारे में पता होगा तो भी आप एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। अभी करेक्ट है इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है जी, मिनरवा मिल्स केस बिल्कुल सही कहा है जी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर ये केस था। जैसे ही जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया था। तो बेसिकली इसमें क्या था कि दो जो चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो उन दो चेंजेस को इसने खत्म कर दिया था क्योंकि वो माना जा रहा था कि वो वायलेटिव है ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो इसमें इस जजमेंट के आधार पर ये क्लियर हो गया था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ही सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट। ये जो आपका एल चंद्र कुमार वाला केस है के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है जो कि वेस्टेड है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। थर्ड है आपका आई आर कोयलो। बेसिकली इस जजमेंट में ये कहा गया था कि जो आपके लॉ इंक्लूड किए जाएंगे 9th शेड्यूल में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन स्टिल बी एग्जामिन्ड एंड कन्फ्रंटेड इन द कोर्ट। ठीक है जी। जो लास्ट आपका लिली थॉमस वाला केस है, बेसिकली इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई हिंदू आदमी है और उसने बिना डिवोर्स पहली बीवी को बिना डिवोर्स दिए अपना धर्म चेंज करके इस्लाम में दूसरी शादी कर ली है तो वो वॉइड मानी जाएगी अनलेस द फर्स्ट मैरिज हैड बीन डिसॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये कुछ काफी फेमस ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में आपको बेसिक्स आइडिया होना काफी जरूरी है। ठीक है जी, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पूछ रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। तो पहली स्टेटमेंट है कि आपका इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनिसेफ का। सेकंड में बात कर रहा है राजस्थान हैज द बेस्ट एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स अमंग द 29 स्टेट्स इन द कंट्री। तो आप इसमें वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आपकी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, इसमें राजस्थान नहीं आपका हरियाणा को ये दर्जा मिला है बेस्ट एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स का। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि ये एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यूनिसेफ के साथ लॉन्च किया था और इसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया ऑल ओवर इंडिया। तो 2018 में लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम। इसमें जो आपका टारगेट ग्रुप है जो ये इंडेक्स ज्यादातर फोकस करेगा जो इस इनिशिएटिव में, वो है चिल्ड्रन ऑफ 6 to 59 मंथ्स। ठीक है जी, फिर आते हैं आपके 5 to 9 ईयर्स वाले बच्चे। देन कम्स द एडोलसेंट एज, एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ 10 to 19 ईयर्स एंड देन वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 to 49 ईयर्स, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ये इनका टारगेट ग्रुप है जो ये इनिशिएटिव ओवरऑल कवर कर रहा है। तो ये आपके आज के 5 क्वेश्चंस थे। स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसी तरीके से प्री क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। सो दैट विल बी ऑल। हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।